कैसे हैं सभी दगड़िए। इस बीच मुलाकात नहीं हो पाई। वैसे कुछ वीडियो मैंने डाले थे, ऐसे ही डाल दिए थे। मैंने कहा सब डालते हैं, मैं भी डाल दूं। बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला लगा है, अभी चल रहा है। कई मित्रों ने आमना सामना जब हुआ तब, या दूरभाष पर, टेलीफोन पर, मोबाइल पर सवाल पूछा कि उत्तरायणी के मेले को लेकर मैं चुप क्यों हूँ। मैंने कहा मैं चुप नहीं हूँ, देख रहा हूँ, जैसे आप सब देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ। खैर, सोचा था कि इस बार मेले के आखिरी में बातचीत करूँगा। मेला वैसे भी अब समाप्त ही है, एक आध दिन और ये शोर शराबा रहेगा। इस बार जो उत्तरायणी थी, एक पुरानी कहावत है कि पलते के पैर पलने में नज़र आ जाते हैं। तो उत्तरायणी का जो मेला यहाँ बागेश्वर में, मेले के दो रूप हैं। एक मकर संक्रांति का जो स्नान होता है वो कोई नहीं करवाता और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। जब कोरोना था तब भी लोग घरों से निकले, सरयू नदी में पहुँचे, स्नान किया। निश्चित रूप से बाबा बागनाथ के मंदिर में सील बंद था, तो लोगों ने बाहर से ही जल जैसा बाबा जी की ओर उड़ेल कर अपनी रस्म पूरी की। घरों में आए, संक्रांति की पूजा पाठ की, कुछ लोग व्रत करते हैं वो किया। यानी मकर संक्रांति का स्नान तब भी हुआ जब कोरोना था, उसको कोई नहीं रोक सकता। इधर मैंने कहा ना कि पलते के पैर पलने में नज़र आते हैं। तो बागेश्वर में जो मेला है, उत्तरायणी का जो मेला है, 7 दिन का, 6 दिन का, 5 दिन का, अलग अलग वर्षों में अलग अलग तरीके से जो होता है, उसके लिए एक समिति बनी हुई है। उस समिति में नगर पालिका मुख्य भूमिका में है और जिलाधिकारी को भी संरक्षक बनाया गया है। मेला अधिकारी बागेश्वर के जो जिलाधिकारी होते हैं वो मेला अधिकारी के रूप में होते हैं। उसके अलावा कई समितियां, सांस्कृतिक समिति, दूसरा तीसरा समितियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी समिति जो है, सामान्य रूप से जो होनी चाहिए, वह है सामान्य सभा। मैंने कहा कि पलते के पैर पलने में नजर आते हैं। सामान्य सभा में करीब 70 से 80 के बीच हैं लोग, जो जनता के लोग हैं, जिनको पत्र जाता है नगर पालिका की ओर से सामान्य सभा की बैठक का। उसके अलावा सभी विभाग के अधिकारियों को बुला लिया जाता है, लेकिन वो सामान्य सभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो शुरुआती दौर में ये परंपरा चल रही थी, तब पीडब्ल्यूडी, क्योंकि सड़क यातायात के लिए ज़रूरी होता था, के अलावा जल संस्थान, जल निगम को बुलाया जाता था, क्योंकि पीने का पानी की व्यवस्था, और उसके अलावा पुलिस, यातायात प्रबंधन के लिए KMOU LTD आदि आदि इनको बुलाया जाता था। इस बार जो सामान्य सभा की बैठक थी, वो एक तो नगर के बीच में जो तहसील में होता है, मैं करवाने की जगह बहुत दूर, मतलब हमारे यहाँ का जिला मुख्यालय एक तो ऊंचाई पर है और आम आदमी की है, आम सदस्य की अप्रोच से थोड़ा हट कर है। डर जाता है आदमी वहाँ जाने में, चढ़ना, गाड़ी मिले ना मिले, वाहन भी नहीं मिलते हैं वहाँ जाने के। तो सामान्य सभा की जो बैठक हमारी होती है इस मीटिंग में, उसमें नगर पालिका की ओर से सबसे पहला जो काम होता है वो पुराने वर्ष का आय और व्यय सुनाने का होता है। इस बार उपजिलाधिकारी की, इस बार क्योंकि नगर पालिका भंग हो गई, तब प्रशासन को लगा कि हम सर्वे सर्वा हैं, जबकि जिलाधिकारी की भूमिका सिर्फ और सिर्फ एक संरक्षक की होती है। लेकिन तब प्रशासन को लगा कि नगर पालिका, ये मेला नगर पालिका का नहीं था, एक समिति का था, जिसमें जिलाधिकारी एक संरक्षक के रूप में थी। मेला अधिकारी बागेश्वर को बनाया, SDM बागेश्वर को बनाया गया है, आदि आदि आदि। नगर पालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका सफाई कर्मचारी होता है और नगर के अंदर अगर बहुत सारी दुकानें लगेंगी तो टैक्स वसूलेंगे ही वसूलेंगे। साफ सफाई नगर पालिका का मुख्य काम, वैसे साफ सफाई, और अब टैक्स वसूलना है तो आपको कुछ दुकानें भी बना के देनी होंगी, दुकानों के लिए सजावट भी करके देनी होगी, जो स्टॉल लगता है उसकी व्यवस्था भी करनी होगी, आदि आदि आदि। इस बीच में क्योंकि उत्तरायणी मेले में
जो सबसे महत्वपूर्ण बना दिया गया है और सबसे खर्चीला भी है, वो है उसका एक सांस्कृतिक क्षेत्र। एक मंच बनता है, मंच में बहुत दिन रात, दिन में भी रात को 10, 11, 12 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम कहा जाता है, लेकिन जो भी है उस तरीके का कुछ होता है। तो इस बार की जो सामान्य सेवा की बैठक थी, उसमें सबसे पहला काम आय व्यय सुनाने का नहीं किया गया। दूसरा, सामान्य सभा की बैठक में ही समितियों का निर्माण होता है, वो कह दिया गया हम कर लेंगे। यानी प्रशासन को लग रहा था इस बार हमारे हाथ में है, हम पावर में हैं। आचार संहिता नहीं लगी थी, इमरजेंसी नहीं लगी थी, आपातकाल नहीं लगी थी। हमारे राज्य की सरकार नगर पालिकाओं का समय पर चुनाव नहीं करवा पा रही थी, नहीं करवाना चाहती थी, वो तमाम सवाल हैं, फिर आऊँगा। तो उस सामान्य सभा की बैठक एक चलती फिरती जैसी, मैं ये कहूँ कि पूरी तरह से अराजक तरीके की वो बैठक हुई। बीच में सवाल उठा कि साहब पिछले साल का आय व्यय तो सुना दो। तो प्रशासन की ओर से उत्तर आया कि आरटीआई से भी ले सकते हैं, हमारे पास रखा है, कोई लोग आके देख भी सकते हैं, यानी हम सामान्य सभा की सदस्यों के आगे नहीं रखेंगे। ये सबसे पहला काम था। और इस बार जो अंत में एक काम होता था कि अगले बैठक में क्या क्या खर्च होगा, अगली मीटिंग में क्या क्या खर्च होगा, कैसे कैसे खर्च होगा, उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई। बैठक बुलाई गई थी, इसलिए समाप्त हो गई। ये कहूँ कि एक खाना पूर्ति हो गई। फिर आया मेला। अब यही पता नहीं लगा कि मेला में सांस्कृतिक समिति का गठन कब हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि सामान्य सभा में तो सांस्कृतिक ना तो कोई सदस्य बढ़ाए गए थे ना घटाए गए थे, जबकि ये सामान्य सभा में ही होना चाहिए था नियमानुसार। जो एक आचार है, एक विचार है, एक नियम है। इस बार मकर संक्रांति 15 तारीख को थी, तो मसांति 14 तारीख को हुई। 14 तारीख को मेले का उद्घाटन हुआ। संक्रांति के दिन स्नान होता है और स्नान के दिन ही मेला, मुख्य मेला वही है। तो उत्तरायणी कौतिक को लेकर जो निमंत्रण पत्र जैसा एक छाप कर बांटने की परंपरा है, उस निमंत्रण पत्र में चिट्ठी थी, आइए आप सब आइए। उसमें बताया गया था कि 14 जनवरी 2024 को मेले का उद्घाटन होगा और स्पष्ट कहा गया था कि मेले के उद्घाटन में जो मुख्य अतिथि होंगे वो पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार होंगे। उसके अलावा सौरभ बहुगुणा जी का नाम था, अजय टम्टा जी का नाम था, बांकी बागेश्वर की जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, श्री बागेश्वर की विधायक श्रीमती पार्वती दास जी, और उसके अलावा कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया जी और हमारे एक राज्य मंत्री श्री शिव सिंह बिष्ट जी के अलावा अध्यक्षता इन सब की अनुराधा पाल, जिलाधिकारी बागेश्वर। इस तरीके की चिट्ठी आई थी। जब ये चिट्ठी बन रही थी तभी शहर में एक चर्चा थी कि मुख्यमंत्री तो आ नहीं रहे, क्यों करके मुख्यमंत्री का नाम चिट्ठी में डाला जा रहा है। और तो और सौरभ बहुगुणा के नहीं आने की भी चर्चा थी। और जब ये चर्चा थी और सबको मालूम था नहीं आ रहे हैं, फिर भी चिट्ठी में मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में डालकर छापा गया और कहा गया कि साहब हर साल के 2 बजे के करीब इसका उद्घाटन होगा। ये भी घोषणा की गई। उद्घाटन से पहले जिले एक झांकियाँ निकलती हैं। परंपरा है, वो तहसील मुख्यालय के पास झांकी शुरू होती हैं, पूरे बाजार में घूमते हुए नुमाइश खेत में आके झांकियाँ फिर स्टॉल जो है, प्रदर्शनी का जो स्टॉल है उसमें परिवर्तित हो जाती हैं और उसके बाद वहीं पर नुमाइश खेत में ही उद्घाटन की मंच जो है उसमें उद्घाटन की परंपरा होती है और उद्घाटन होता है। उसके बाद मेला, नाचना गाना, एक मेला विधिवत रूप से शुरू मान लिया जाता है। इस बार मेले की जो झांकी थी, उस झांकी को हरी झंडी दिखाने का काम पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे ही बागेश्वर जनपद के आरएसएस के बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, स्वयं सेवक संघ का बहुत बड़ा नाम भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ बागेश्वर में बुलाए गए थे, मौजूद थे और हरी झंडी उन्होंने ही दिखाई। जब हरी झंडी वो दिखा रहे थे तब उन्होंने ही पूछा, भाई कहाँ है जिलाधिकारी बागेश्वर की? वो नहीं थी। बाद में सुना कि वो हरी झंडी दिखाया और वो कार में बैठे चले गए। लेकिन जो झांकी थी वो स्तरहीन थी, उसमें स्तर नहीं था। अब बेचारे स्कूल के लोग आए थे। जो झांकियाँ बागेश्वर ने देखी हैं पूर्व में, वैसा कम देखा लोगों ने, इसलिए लोगों ने ही कहा नहीं साहब स्तर थोड़ा सा गड़बड़ है।
लोगों ने कहा। अखबार नहीं लिखता है बागेश्वर, मतलब सभी जगह अखबार की हिम्मत नहीं है सब लिखने की। खैर, झांकी के बाद, क्योंकि हम सब ये मान के चले थे 2 बजे उद्घाटन होगा, हमें मालूम था मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, हम यही मान के चले थे भगत सिंह कोश्यारी जी या फिर विधायक कोई भी एक उद्घाटन करेंगे। मालूम पड़ा कि पौन बजे, 1 भी नहीं बजने दिया गया और उद्घाटन की रस्म भी जल्दीबाजी में पूरी कर दी गई। अब ये जल्दीबाजी क्यों हो रही थी, इसका कोई उत्तर नहीं था। मेले का उद्घाटन हो गया। उसके बाद माघ मेले का पहला है तो उत्तरायणी का मेला स्नान पर्व है। सुबह 4 बजे से ही लोग नहाना शुरू कर देते हैं, आते रहते हैं, गांव से आते हैं, घरों से निकलते हैं और सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। कोई 1 डुबकी लगाता है, कोई 4, कोई 10, कोई 11, कोई 12, अपने अपने शरीर को क्षमता के अनुसार डुबकियाँ लगाते हैं और बाबा बागनाथ की जय के जयकारे बोलते हैं। वहीं पर कुछ लोग धर्मार्थी चाय बना देते हैं, चड़कन चाय, कड़क चाय जिसको कहते हैं, अदरक और काली मिर्च डालकर, और वो उनको दी जाती है जो पीना चाहे, मुफ्त में सेवा है वो। और लोग फिर बाबा बागनाथ के दर्शनों के लिए जाते हैं। मंदिर में लंबी चौड़ी भीड़ें लगती हैं, कतारें लगती हैं, उसमें जल चढ़ा अभिषेक करते हैं और उसके बाद खिचड़ी भी कई लोग, बाबा अखाड़े वाले बाबा लोग खिचड़ी बनाते हैं। कुछ धर्मार्थी लोग भी आके वहाँ माघ की खिचड़ी तैयार करते हैं। तो नहाना, खिचड़ी, चड़कन चाय, बागनाथ के दर्शन, ये मेले की एक बहुत बड़ा रूप है, स्वरूप है, जिसको कोई व्यवस्थित नहीं करता, स्वतः होता है। उसके अलावा मेले में ही बगड़ में ही पिछले दिनों तो बगड़ में बेतासा दुकानें लगा दी जाती थी, लेकिन इसलिए हमारे जो सांस्कृतिक काम था, एक सामाजिक काम था जनेऊ संस्कार का, उसके लिए जगह नहीं बचती थी। लेकिन इस बार एक हिंदूवादी संगठन ने हाई कोर्ट में जाकर नदी के किनारे गंदगी का बचाने के लिए दुकानें नदी में नहीं लगने दी। भले ही नदी के बगल में ही लगी, लेकिन नदी के किनारे जो खाली रोखड़ होता है उसमें बचा लिया। तो खूब सारे लोग वहाँ बैठे, 250-300 परिवारों ने आके अपने बच्चों का मुंडन किया, सब जनेऊ संस्कार किया। तो वो एक उत्तरायणी के दिन होता है, सब हुआ। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, बहुजन समाज पार्टी के अपने मंच लगे थे, जिसमें माइक चिंगाड़ रहे थे। भाजपा अपना अगर उपलब्धियां बता रही थी, आने वाले समय में अपने लिए को स्थापित कर रही थी, तो कांग्रेस बहुत सारी उनकी अनुपलब्धियों को, उनकी खामियों को गिना रहा था। आदि उत्तराखंड क्रांति दल दोनों दलों की का कान पकड़ने का काम कर रहा था। और इधर आजकल 2 चीज़ें चली हैं। एक वर्ग है जिसमें अधिकतर उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस के ही चेहरे दिखते हैं, जो भूमि कानून की बात करते हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास आदि, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाए हैं। उन लोगों ने अपना मंच लगाया था। उधर उत्तराखंड एकता मंच वाले भी थे, जो उत्तराखंड में 5वीं अनुसूचित जनपद अधिनियम 1870-74 5वीं अनुसूची को लागू करो की मांग के साथ एक मंच के साथ बैठे हुए थे। ये संक्रांति के सुबह और दोपहर तक ये सब चला। शाम के समय मालूम पड़ा, पहले दिन जो वो था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और वो कई दिन चलते हैं, इस बार 1 हफ्ते के रखे गए हैं। तो उसमें था कि साहब दिन के बहुत सारे कार्यक्रम थे जिनको स्वीकारा गया था होंगे। उधर ऐपण भी लगते हैं, बहुत सजावट इत्यादि का भी कार्यक्रम होते हैं, बहुत से कार्यक्रम होते हैं। लेकिन उसमें जो मुख्य होते हैं वो होते हैं कि शाम के समय मंच के रंगारंग कार्यक्रम, तो जिनको हम स्टार नाइट कहते हैं। तो पहले दिन जो स्टार नाइट थी वो कहा गया था कि पवनदीप, बहुत बड़ा नाम उत्तराखंड का। अब बागेश्वर में पवनदीप जब छोटे थे, बच्चे थे, तब आए थे और बहुत शानदार प्रस्तुति उन्होंने दी थी, तो पवनदीप का नाम था। लेकिन हम सोच रहे थे क्या पवनदीप आएंगे, ये एक चर्चा, एक सुधी वर्ग जो है उसमें थी, क्या पवनदीप आएंगे? क्योंकि जिन लोगों को बागेश्वर के प्रशासन ने पूरा एक मंच सौंप दिया है, पिथौरागढ़ का कोई ग्रुप वायरस करके है, तो जो पूरा का पूरा ग्रुप सौंप दिया, उनकी उपस्थिति में पवनदीप के आने पर हमको तो शंका थी, बहुत से लोगों को शंका थी। तो शाम तक फिर एक प्रेस नोट जारी किया गया कि आसमान में कोहरे की वजह से पवनदीप की फ्लाइट आदि। मतलब हम लोगों को जो एक शंका थी वो सही साबित हुई कि पवनदीप नहीं आ रहे हैं। तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत थी वही ध्वस्त होती हुई दिखाई दी।
सांस्कृतिक कार्यक्रम दूसरे दिन तीसरे दिन चलेंगे, आज भी चलेंगे, कल भी होंगे, लेकिन जिस मंच में जो कि तो हमारा बागेश्वर का जो रामला मंच है उसकी लंबाई चौड़ाई एक बड़े थिएटर के रूप में नहीं बन पाई है। हम रामला के हिसाब से वो बना हुआ है, उसी में सब कार्यक्रम होते हैं। और ये मंच की जो चौड़ाई है और लंबाई है वो थोड़ा सा दिक्कत तो करती है। खैर वो भविष्य की बात है, वो हमारी अपना मंच है, रामला का मंच है, वो तो रामला वाले दे देते हैं सबके लिए, उसके लिए रामला कमेटी का साधुवाद तो बनता ही है। और जो ये जिन लोगों को सौंपा गया है वो जो एंकरिंग कर रहे हैं उसका कोई स्तर नहीं, ऐसा लगता है जैसे क्या कहते हैं वो शादी ब्याह बारातों में गाने वाले गवैये बुलाए जाते हैं, तो वो उस तरीके का एक हल्का फुल्का अंदाज कि क्या है, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद का, इस तरह के गाने। दूसरे दिन का जो महत्वपूर्ण था वो था कि गढ़वाल से एक टीम आ रही है, और आज की तारीख में जो गढ़वाल की टीम है वो गढ़वाल की नहीं, उत्तराखंड की ही टीम है, जिसको हम पांडवासा के नाम से जानते हैं। एक नौजवानों का एक संगठन है जो ढोल, जिनके केंद्र में ढोल है, और गढ़वाल में तो ढोल को लेकर बहुत काम हुआ है। तो पांडवासा बिल्कुल नौजवानों की, यूट्यूब में इनका एक बहुत बड़ा संग्रह है, और उस संग्रह में जो टाइम लाइन है, टाइम मशीन है, तो अद्भुत है। उसमें टाइम मशीन नाम पर मेरे को खुद व्यक्तिगत रूप से आपत्ति नहीं कि इतनी अद्भुत माला का नाम टाइम मशीन रखकर क्या बता, खैर जो भी था उस पर फिर कभी नहीं जाते हैं। लेकिन ये पांडवासा के नौजवानों की प्रस्तुति जिसकी तारीफ जगह जगह हम लोगों ने सुनी थी, मैं खुद वहाँ देखने गया था। लेकिन पांडवासा जैसा समूह अगर मंच में आके कुछ दिखाने वाला है तो उससे पूर्व जिनको मंच सौंपा गया है, जो वायरस करके जो है, उन्होंने माहौल जो बनाया वो पांडवासा के हिसाब से था ही नहीं, कतई नहीं था। पांडवासा को आते ही कहना पड़ा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हमारे गाने, हमारी प्रस्तुतियाँ आपको डांस करवाएंगी तो आपको थोड़ा संयम रखना होगा। हम डांस वाले भी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन हम अपनी संस्कृति को परोसना चाहते हैं और समय और अवस्थाओं को दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कई बार कहा भी, अच्छा लगा। वैसे मैं बताऊं, पांडवासा को देखने के बाद मुझे तो खुद लगता है कि युगमंच के बाद बहुत से नाम सामने आए उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड की संस्कृति को संवारने, सहेजने, प्रस्तुत करने में काम करते हैं। लेकिन युगमंच के बाद अगर मेरे हिसाब से कोई नाम सामने आता तो पांडवासा आता है। और नौजवान लड़के हैं, बिल्कुल लगता है जो उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म बनाई है, जिसको वो ड्रम, वो गिटार लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार लेकर आते हैं, सब कुछ लेकर आते हैं, लेकिन ढोल के साथ। उसके बाद जो प्रस्तुतियाँ देते हैं, गिरीश तिवारी गिरदा की जो जब बच्चे की जुबान की प्रस्तुति है, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। कई बार तो हमसे लोग कहते, हम जब पूछते हैं कि उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है, तो लोग कहते हैं यही होगा, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। लेकिन उत्तराखंड मेरी मातृभूमि गीत होना चाहिए था, लेकिन जो संकीर्णता, मानसिक संकीर्णता सत्ताओं की रही है, वो कैसे साफ करें, उसको बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस पर। खैर फिर कभी। तो पांडवासा का मंच पर आने से पहले जो कार्यक्रम उसमें चल रहे थे वो जमीन नहीं बना रहे थे, वो पांडवासा के लिए जमीन नहीं बना रहे थे। लगता है वो सिर्फ तालियां बजवा रहे थे। लगता है वो क्या, मैं कई जगह तो लग रहा था कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। मैं उस पर एंकरिंग फिर एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि अलग से कार्यक्रम बनाऊं कि एंकरिंग ये तो नहीं होनी चाहिए। ऐसी एंकरिंग तो कम से कम बागेश्वर जैसी संभ्रांत लोगों के बीच में सिर्फ डांस पर, और एक ऐसा डांस जो जिसमें ना कोई रिदम होता है, ना ताल होता है, ना सुर होता है, सिर्फ डांस होता है। तो ऐसे गीतों का मंच तो कम से कम मेरी उत्तरायणी का मंच नहीं बनना चाहिए। ऐसे गीतों का तो मंच मेरे बागेश्वर की मकर संक्रांति, ऐतिहासिक मकर संक्रांति, बहुत अद्भुत मकर संक्रांति का मंच, एक आध बार मौका मिल जाए, लेकिन सारा कुछ उसी में अच्छा गचा हो, ये तो नहीं ही होना चाहिए। हम कुछ तो परोसे, कुछ तो सहेजें। लेकिन आज याद आए थे मेरे को चंदन रामदास, बहुत याद आए थे।
आ रहे हैं आजकल। अगर वो जीवित होते तो जो ये दिख रहा है, मैंने कहा ना कि पहले भी मैंने एक बार कहा था कि अनुभव जो होते हैं, चीनी का स्वाद दिखता नहीं है, उसका अनुभव किया जाता है। जो अनुभव इस मेले में हो रहा है वो अनुभव दास जी की याद तो दिला ही रहे हैं, क्योंकि एक परिपक्व नेता लग रहा है कि हमारे पास नहीं बचा, एक मजबूत नेता हमारे पास नहीं है। वरना जो ये सब हो रहा था वो नहीं होता। झांकी तितर बितर नहीं होती, उद्घाटन में अराजकता नहीं होती, संस्कृति के नाम पर ऊट पटांग नहीं होता, और भी बहुत कुछ नहीं होता। दास जी निश्चित रूप से इस मेले में आप याद आए हैं और आएंगे। तब तक आएंगे जब तक एक मजबूत नेता हमको नहीं मिलता। फिर मिलता हूं दोस्तों।